गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम साहित्य सागर बुक 1 में लिखी हुई कहानी काकी पढ़ेंगे। लेखक का नाम है सियाराम शरण गुप्त। कहानी में बाल मनोविज्ञान की बहुत ही दिल को छू लेने वाली झांकी को प्रस्तुत किया गया है। काकी कहानी एक छोटे से बालक की कहानी है जिसका नाम शामू है। उसे बचपन में ही मातृ वियोग का दुख झेलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो एक दिन सुबह सवेरे जब शामों की आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि घर में काफ़ी शोर मचा हुआ है और ये देखता है कि उसकी माँ जो है भूमि पर लेटी हुई है और आसपास लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। जब उसकी माँ जिसका नाम उमा था उसको शमशान ले जाने के लिए उठा के ले जाते हैं तो शामू उसको उन लोगों को जाने लेके बड़ा ही शोर मचाता है और उसको कहता है वो कि मेरी माँ सो रही है, काकी सो रही है, इसको लेकर आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से हटाया जाता है और काकी को दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में मतलब पर्दे में सत्य बहुत समय तक छुपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। ये बात उसे छुपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। अब घर के समझदार लोगों ने उसे समझाया, उसको ये विश्वास दिलाया कि तुम्हारी माँ जो है वो मामा के यहाँ गई है, मगर सच जो था वो काफ़ी देर तक ज़्यादा देर तक उसे छिपा न रह सका। उसके आसपास के बच्चों ने उसे बता दिया कि तुम्हारी माँ जो है वो मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। तो ये सुनते ही वो काफ़ी रोता रहा और रोते रोते उसकी आँखों के जो आंसू थे वो भी सूख गए, मगर उसके दिल का जो दुख था वो शांत नहीं हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अब जिस तरह वर्षा के बाद पृथ्वी के ऊपर का पानी लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, हमें वो दिखाई नहीं देता, पर धरती के भीतर नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। तो इसी प्रकार लेखक ने शामू के हृदय में जो बसा हुआ दुख था उसकी तुलना उससे करते हुए कहा कि ऊपरी रूप से शामू का रोना तो बंद हो गया था, पर उसके भीतर का जो दुख था अंदर ही रह गया, वह कम न हो सका। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी तो जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग दो। तो एक दिन वो ऐसे ही गुमसुम बैठा हुआ था, तो उड़ती पतंग को देखकर उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आ जाता है, तो अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर कहता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए।
श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का बोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और ढोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। बोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ बेचूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब जब श्यामू ने अपने पिता से पतंग मांगी तो पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मगर श्यामू जो था वो पतंग पाने के लिए बड़ा ही बेचैन था। वो अपनी इच्छा को किसी भी तरह रोक नहीं सका, तो उसने अपने पिता की जेब से चोरी से 25 पैसे निकाले और वहाँ से भाग निकाला। तो वो 25 पैसे उसने बोला को दे दिए, जो श्यामू का साथी था, मित्र था, उसको दे दिए। उसको कहा कि एक पतंग और एक डोर मंगवा दो, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब पतंग भी आ जाती है, डोर भी आ जाती है, तो श्यामू और बोला दोनों पतंग के साथ डोर बांधने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये जो श्यामू है वो बोला को कहता है कि अगर आप किसी से बात ना करो तो मैं आपको एक बात कहूँ। तो बोला कहता है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो शाम उसे कहता है कि मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, तो इसको पकड़कर काकी मेरी माँ नीचे उतर जाएगी। मगर मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं काकी का नाम भी लिख लेता। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इससे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामों को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर बोला को दिया और बोला, देख बोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, कम पड़ेगी। जवाहर बया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब जब पतंग के बारे में और डोर के बारे में भोला ने शामू की बात सुन ली, तो भोला जो था वो शामू से थोड़ा सा समझदार था। उसने बोला, बात तो तुमने बड़ी अच्छी कही है, मगर एक मुश्किल है कि ये जो डोर है ये पतली है, इसको पकड़कर काकी कैसे नीचे उतरेगी, डोर टूटने का डर है। मोटी रस्सी हो तो ठीक है। तो ये बात सुनकर शामू जो है वो बड़ा ही गंभीर हो जाता है। वो कहता है, ये बात तो इसने सही कही, मगर अब मैं कहाँ से मोटी रस्सी लाऊं, मुश्किल तो यही है। उसके पास पैसे भी नहीं थे और घर के सदस्य भी उसको इस काम के लिए पैसे नहीं देंगे। अब वो करे तो क्या करे। शाम को चिंता के मारे बड़ी रात तक बेचारे को नींद नहीं आती है। तो पहले दिन की तरह वो, जैसे उसने पहले अपने पिता की जेब से 25 पैसे की चोरी की थी, वैसे ही वो अगले दिन भी अपने पिता की जेब से 1 रुपये की चोरी करता है और वो बोला को देता है। कहता है कि देख बोला, किसी को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी जो है वो कम पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, और मैं जवाहर बाई से एक कागज़ पर काकी का नाम लिखवा दूंगा, ताकि काकी जो है, ये पतंग जो है बिल्कुल सीधे काकी के पास पहुंच जाए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और बोला अंधेरी कोठी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर आग से बोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब
पतंग भी आ गई, रस्सी भी आ गई। दोनों अब शामू और भोला अंधेरी कोठी में बैठकर पतंग के साथ रस्सी बांध रहे तो अचानक विश्वेश्वर बड़े ही गुस्से में कोठरी में प्रवेश करते हैं और दोनों को धमकाते हैं, कहते हैं तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तो भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? अब डांट खाकर ये जो बोला था वो जल्दी ही उसने अपना सारा भेद खोल दिया। उसने बताया ये रुपया जो उसने आपके कोट से निकाला है वो शामू भैया ने पतंग लाने के लिए और रस्सी लाने के लिए निकाला था। तो ये बात सुनकर विश्वेश्वर को गुस्सा आ जाता है। वो 2-4 थप्पड़ शामू को मारते हैं। तो थप्पड़ मारने के बाद वो पतंग भी फाड़ देते हैं और जब उसकी नज़र रस्सियों पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये रस्सी अब किसने मंगाई? भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धित होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो भोला ने जब सत्य बताया कि शामू ने पतंग इसलिए मंगवाई ताकि वह उसके सहारे अपनी काकी को राम के यहाँ से बुला सके, तो पिता हतबुद्धित होकर खड़े रह गए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ तथा बालक शामू का अपनी माँ के प्रति प्रेम अनुभव हुआ। उनका हृदय जो था वो दुख से भर गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक बात और, इस कहानी में लेखक ने ये भी बताया है कि बच्चों को किसी काम के लिए दोषी ठहराने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने ये काम किस भावना से और किन परिस्थितियों में किया है। इसी कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला अनुच्छेद, लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। प्रश्न है, उसे किसके लिए कहा है, परिचय दीजिए। उत्तर, उसे शब्द शामू के लिए आया है जो एक छोटा बालक है। वह विश्वेश्वर का पुत्र है। उसकी माँ उमा का देहांत हो जाता है। दूसरा प्रश्न, लोग कौन है और कहाँ पर है? उत्तर, शामू की काकी की मृत्यु हो चुकी है। घर के सभी लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सब काकी के पास ही बैठे हैं। तीसरा प्रश्न है, लोग किसे नहीं उठा पाए और क्यों? तो उत्तर है, शामू अभी बहुत छोटा बालक था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब लोग काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो शामू ने बहुत शोर मचाया। लोगों ने उसे पकड़ा पर वह उनके हाथ से छूटकर उमा के ऊपर जा गिरा। चौथा प्रश्न है, शामू किस बात पर अड़ा था? लोग शामू को कहाँ नहीं ले जाना चाहते थे? उत्तर है, शामू अपनी माँ को शमशान नहीं ले जाने दे रहा था। वह लोगों से बोला कि उसकी काकी सो रही है, वह उसे कहीं नहीं ले जाने देगा। शामू अभी बहुत छोटा था, इसलिए लोग उसे काकी के दाह संस्कार में नहीं ले जाना चाहते थे। एक दासी उसे घर पर ही संभाले रही। दूसरा अनुच्छेद है, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। पहला प्रश्न, वह कौन है? वह अकेला क्यों हो गया? उत्तर, वह इस कहानी का नन्हा पात्र शामू है। शामू की माँ, जिसे वो काकी कहता था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला हो गया था। क्योंकि उसके पिता भी दुखी रहते थे, वो शामू की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। दूसरा प्रश्न है, शामू की मन की स्थिति का वर्णन करो। शामू अपनी माँ के निधन से बिल्कुल अकेला रह गया था।
पहले तो उसे यही बताया गया कि उसकी माँ मामा के पास गई है, पर सच्चाई पता लगने पर वह कई दिन तक काकी के लिए रोता रहा। कुछ समय बाद रोना तो बंद हो गया, पर उसके भीतर दुख बैठ गया। इसलिए वह काकी की प्रतीक्षा में शून्य में, आकाश में देखा करता था। तीसरा प्रश्न है, शामू आकाश की ओर क्यों ताका करता था? उत्तर, शामू को जब से ये पता चलगा कि काकी कहीं नहीं राम के यहाँ गई है, तब से वह आकाश की ओर देखता रहता, सोचता कि वह काकी को आकाश से नीचे कैसे लाए। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शामू के हृदय में बसे शोक की तुलना किससे की है? उत्तर है, जिस तरह वर्षा के बाद पृथ्वी के ऊपर का पानी लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, पर धरती के भीतर आर्द्रता बनी रहती है, नमी, गीलापन बनी रहती है, इसी प्रकार लेखक ने शामू के हृदय में बसे दुख की तुलना उससे करते हुए कहा कि ऊपरी रूप से शामू का रोना बंद तो हो गया, पर उसके भीतर का दुख जो था अंदर ही रह गया, वो कम न हो सका। तीसरा अनुच्छेद है, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। तो पहला प्रश्न है इसका, शामू के हृदय में कौन सी इच्छा थी जिसे वह रोक नहीं पा रहा था? उत्तर है, शामू ने आसमान में जब से पतंग उड़ती देखी थी, वह भी एक पतंग लेना चाहता था। उसने अपने पिता से पतंग मंगाने के लिए भी कहा था। यही वह इच्छा थी जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। दूसरा प्रश्न है, पिता द्वारा पतंग ना मंगाए जाने पर शामू ने क्या किया? पिता विश्वेश्वर जब पतंग मंगाना भूल गए तो शामू ने पतंग मंगाने के लिए खूंटी पर टंगे पिता की कोट से जेबें टटोलकर एक चवन्नी चुरा ली, 25 पैसे चुरा लिए और तुरंत वहां से भाग गया। तो तीसरा प्रश्न है, उसकी इच्छा पूर्ति में किसने सहयोग किया? उत्तर है इसका, शामू एक पतंग लाना चाहता था। उसकी इस इच्छा पूर्ति में सुखिया दासी का पुत्र भोला, जो कि शामू का हम उम्र साथी था, उसी ने उसकी मदद की। तो चौथा प्रश्न है, पतंग किसने किससे क्या कहकर मंगाई? तो इसका उत्तर है, पतंग शामू ने भोला से मंगवाई और उसे कहा कि चवन्नी से वो अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दे, ताकि किसी को पता ना चले।